नमस्कार दोस्तों, एक दफा फिर मैं मिर्जा गालिब अली आपका एमजी प्रीमियम लॉ एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम जो इंडियन पिनल कोड की क्लास कर रहे हैं, उस क्लास में हम जो है वो चैप्टर 17 जो है वो पढ़ेंगे, और जिसमें हम ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर तकरीबन 95 के करीब जो है टोटल सेक्शन है, और ये सबसे बड़ा सेक्शन जो है लगभग है। इससे पहले जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो जो हमने इसका जो क्राइम की हमने बात की थी इंडियन पिनल कोड के अंदर, वो हमने इसके सेक्शन 1 की बात की थी, प्रीएम्बल की बात की थी। प्रीएम्बल में फिर हमने इसके कि ये कहाँ तक ये लागू है, एक्सटेंड करता है, उसकी बात की थी। पहले और दूसरे सेक्शन में जो है बहरहाल दूसरे सेक्शन में जो है वो आप अगर जाएंगे तो इसके अंदर आप ये देखेंगे कि इसमें जर्नल जो इसकी डेफिनेशंस है उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं, और वो हम जो सारी एक्सप्लेनेशंस हैं वो सेक्शन 6 से लेके और सेक्शन 52A तक जो है सारी डेफिनेशंस हैं। तो वो डेफिनेशंस हम वहां पे नहीं पढ़ रहे हैं। बेसिकली जब हम ये अदर सेक्शंस पढ़ेंगे तो वो सारी डेफिनेशंस कहीं ना कहीं बीच में आती रहेंगी, और हम उनको वहां से उठाते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। उससे में फायदा ये होगा कि हमारा टाइम सेव हो जाएगा, और हमारी इस सेक्शन को पढ़ने में हमारी 52 जो सेक्शन है वो वाले भी हो जाएंगे। और तकरीबन जैसे ही हम ये कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारा टोटल जो है वो 145, 46, 40 जो भी बनेंगे उसके बराबर सेक्शन जो है वो हो जाते हैं। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट इज थेफ्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि थेफ्ट क्या है, और ये चैप्टर 17 ऑफ आईपीसी के अंदर दिया गया है, और जो इसका है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो थेफ्ट आता है। अब बेसिक बात ये है कि जो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि इतनी सारी डेफिनेशंस जो है वो याद कैसे रखें, समझे कैसे। डेफिनेशंस लोग भूल जाते हैं, और मैं समझता हूं हालांकि हर आदमी का अपना अपना ढंग होता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बताया कैसे जा रहा है। आपको याद होगा हमने प्रीएम्बल को बहुत अच्छे ढंग से बताने की कोशिश की थी यहां पर भी, और इससे पहले जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल पढ़ा था तब भी। और आज हम थेफ्ट को भी तकरीबन उसी ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आपके लिए एक फॉर्मूला है, एक मेथड है। आप इसको याद रखें, किसी भी डेफिनेशन को याद करने के लिए उसको पॉइंट्स में बनाएं, उसको समझें कि वो क्या क्या चीज पूछ रहा है और क्या क्या उसमें बताई जा रही है। अगर आप उसकी जो उसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनको समझ लेंगे, याद रख लेंगे, तो आपको फिर कोई डेफिनेशन आप भूलेंगे नहीं। और लॉ के अंदर जब आपने पहले whenever you will start writing your answer, सबसे पहले आपने डेफिनेशन ठोकनी है दबा के फर्स्ट क्लास ढंग से। और जैसे ही आप आएंगे, जब आपने डेफिनेशन एक दफा लिख ली ना, तो उसके बाद में आपको फिर ऑटोमेटिक पता चलेगा कि मुझे अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, अब क्या लिखना है, और you'll get good marks। तो लेट्स कम टू द डेफिनेशन ऑफ द थेफ्ट। सबसे पहले हम थेफ्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं। थेफ्ट की डेफिनेशन जो है वो अगर वी रीड आउट इट सिंपली, देन इट सेज whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ये हमने डेफिनेशन पढ़ दी, आप भी पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, लेकिन क्या पढ़ा, क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया, क्या हुआ। लेकिन अब हम यहां पे समझते हैं इसको। हमने लिखा है आपके लिए, वो देखिए आप। सबसे पहले इसमें देखिए आप, whoever intending to take, whoever कोई भी, किसी की भी बात हो रही है, XYZ है, इंडियन है, फॉरेनर है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, किसी की भी बात हो रही है, whoever intending to take, आशय के साथ में, इरादे के साथ में लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? क्वेश्चन है, क्या लेना चाहता है? आशय के साथ में, किस मर्जी से लेना चाहता है। तो पहली चीज याद रखनी है कि
whoever intending to take dishonestly, किसी चीज को वो लेना चाहता है, डिसऑनेस्टली लेना चाहता है और उसकी बुरी मंशा के साथ में लेना चाहता है, बेईमानी के साथ में लेना चाहता है। क्या लेना चाहता है? दूसरी चीज, दैट इज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए। चोरी के लिए ये जरूरी है कि वो प्रॉपर्टी जो है मूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल का मतलब यह है उसको इधर से उधर किया जा सके। अभी हम ये डेफिनेशंस में पढ़ेंगे। आउट ऑफ द पोजेशन, किसी के कब्जे में से, जिसके वो पोजेशन में है उसके पोजेशन से लेना चाहता है। ऑफ एनी पर्सन, वहां पे एक व्यक्ति होना चाहिए जिसके पोजीशन में वो चीज हो, उसके पोजीशन से वो लेना चाहता है। और विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बगैर उस मर्जी की, उस व्यक्ति की मर्जी के, बगैर उससे पूछे, बगैर उसके ज्ञान के या उसके संज्ञान के। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, बगैर उसकी मर्जी के उसने उस प्रॉपर्टी को मूव कर दिया, हटा दिया। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, अगर वो इस तरह से उसको ले रहा है, इज सेड टू कमिट थेफ्ट, तो उसने चोरी का कृत्य जो है अंजाम दिया है, उसने चोरी कर ली है। अब आप इसको फिर समझें और आप इसको इसी तरह अगर देखेंगे तो आपको एक दो दफा में ये समझ में आ जाएगी और याद हो जाएगी कि वॉट एवर whoever intending to take what any movable property dishonestly out of possession of any person। एनी पर्सन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एनी पर्सन का मतलब ये है कि क्या ओनर, सिर्फ ओनर के नहीं, एनी पर्सन का मतलब है जो उसका ओनर भी नहीं है। अगर ओनर ने किसी चीज को किसी दूसरे के पास में रखा है, उसके पोजीशन से भी आपने अगर डिसऑनेस्टली ले लिया तो भी आपने चोरी कर दी। विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, बिना उस आदमी की मर्जी के, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, आपने वो प्रॉपर्टी मूव कर दी है। इन ऑर्डर टू सच टेकिंग इज सेड टू कमिट थेफ्ट, इसका मतलब आपने चोरी कर ली है। तो ये जो है मेन 5-6 चीजें हैं कि वहां पर एक तो पहली चीज ये है कि डिसऑनेस्टी होनी चाहिए। वो जो चीज आप लेना चाह रहे हैं, आपकी आशय जो है वो, आपकी मर्जी जो है वो बेईमानी से होगी। दूसरी बात ये है, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, वो प्रॉपर्टी जो मूव करती है इधर से उधर। आप किताब की बात कर रहे हैं, आप साइकिल की बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं, कार की बात कर रहे हैं, ज्वेलरी की बात कर रहे हैं, आप किसी गाय की बात कर रहे हैं, किसी भैंस की बात कर रहे हैं, या कोई ट्रैक्टर है, या कोई किसी का कोई सामान पड़ा हुआ है। एनीथिंग विच कैन बी मूव्ड, जिसको हटाया जा सकता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। आउट ऑफ पोजीशन, जो किसी के पोजीशन में है, किसी के कब्जे में है, किसी व्यक्ति के कब्जे में है। विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, उसकी बगैर मर्जी के, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, आपने हटा दी, तो यू हैड कमिटेड द थेफ्ट। ऐसे हटाने को, इस इरादे से किसी चीज के हटाने को थेफ्ट कहते हैं, चोरी कहते हैं। अब इसकी इंग्रेडिएंट्स जो है वो क्या है, यही इसकी इंग्रेडिएंट्स है। नंबर 1 है डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी। वो जो प्रॉपर्टी है उसे लेने के लिए आपकी बेईमानी वाली मर्जी, पहली चीज होनी चाहिए। अगर आपकी मर्जी में बेईमाना नहीं है तो आपने चोरी नहीं की। पहली चीज ये है, आपने ये सारे काम किए, प्रॉपर्टी को भी हटा दिया, किसी की पोजीशन से भी ले लिया, आपने जो है उसकी कंसेंट भी नहीं ली है और आप ले भी गए हैं। लेकिन अगर डिसऑनेस्टी नहीं है, बेईमाना आपके दिमाग में नहीं है, तो चोरी नहीं है, तो आपने चोरी नहीं की। मसलन आप मेरे घर आए, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर आपने आके देखा किताब है, वो आपको अच्छी लगी, मैं मौजूद नहीं था, आपने किताब ली इस इरादे से कि पढ़ के वापस कर दूंगा, तो ये चोरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहां पे आपकी इंटेंशन ये नहीं है कि ये आप इसे वापस नहीं करेंगे, आपकी बेईमानी आपके दिल में नहीं आई। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, उस संपत्ति को जो है बेईमानी से ले जाने की इंटेंशन नहीं है। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूवेबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया कि प्रॉपर्टी जो है वो मूवेबल होनी चाहिए।
वो ऐसी होनी चाहिए जिसको हटाया जा सके। कोई आदमी आगे कहने लगे मेरा घर चोरी हो गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। घर में चोरी हो गई तो पॉसिबल है, लेकिन घर ही चोरी हो गया, मूव ही नहीं हो सकता घर। मस्ट बी टेकन आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी आदमी की पोजेशन से उसको जो है उठाया गया हो, लिया गया हो, तो ये इसका कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। रिजल्टिंग रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसकी नतीजे में किसी को रॉन्गफुल गेन हो रही है या किसी को रॉन्गफुल लॉस हुआ है, यानी कि उसको किसी को ऐसा फायदा जो उसे नहीं होना चाहिए, जिसका वो हकदार नहीं है, या किसी को ऐसा नुकसान जो उसे नहीं होना चाहिए, या उससे ऐसी चीज जा रही है जिसका वो हकदार है। प्रॉपर्टी मस्ट बी मूव्ड, प्रॉपर्टी का मूवमेंट जरूरी है। अगर प्रॉपर्टी का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो प्रॉपर्टी जो है वो थेफ्ट जो है नहीं हो रहा है। एंड विद द कंसेंट, विदाउट द कंसेंट ऑफ द पोजेसर, जो जिसकी वो पोजेशन में है। देखिए आप इसको बार बार याद रखें, कंसेंट ऑफ द पोजेसर की बात हो रही है यहां पर, जिसकी भी पोजीशन में है, मालिक की पोजीशन में है, नौकर की पोजीशन में है, या किसी और ऐसे व्यक्ति की पोजीशन में है जो जिसको उसका सिक्योरिटी की पर्पज से वहां पे रखा गया है, तो एनी पर्सन लिखा गया है। ये ना समझा जाए किसी ओनर के ही, सिर्फ जिसके भी वो पोजीशन में लीगली रखी हुई है, वहां से अगर आप उसको मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर डूइंग थेफ्ट। दीज आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ थेफ्ट। अब हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज, देखें हमने ये पढ़ लिया कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन टू टेक प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को लेने की डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब आदमी ये भी तो समझे कि डिसऑनेस्टी है क्या। तो डिसऑनेस्टी मीन्स वेन एवर डज एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another is said to do that thing dishonestly. अगर किसी ने, जो कोई भी कोई ऐसा काम करता है जिसके जरिए, अपनी इंटेंशन से वो ऐसा काम कर रहा है कि जिसके जरिए वो किसी को रॉन्गफुल लॉस पहुंचा रहा है, किसी आदमी को, या किसी को रॉन्गफुल गेन पहुंच रही है उसके जरिए, तो वो जो है डिसऑनेस्टी कहलाएगा। पहली बात। दूसरी, अब यहां पर एक और नया सवाल पैदा हो गया कि व्हाट इज रॉन्गफुल गेन एंड व्हाट इज रॉन्गफुल लॉस। तो डिसऑनेस्टी को हमने सेक्शन 24 में पढ़ा। सेक्शन 23 जो है इट डिस्क्राइब अबाउट द रॉन्गफुल गेन एंड रॉन्गफुल लॉस। Wrongful gain is gain by unlawful means of property. किसी प्रॉपर्टी का unlawful gain to which the person gaining is not legally entitled. जो आदमी उसको गेन कर रहा है, उसको ले रहा है, he is not legally entitled. ये ध्यान रखने वाली बात है कि wrongful gain की बात ये हो रही है कि जो आदमी उसको ले रहा है wrongfully, वो उसके लिए लॉफुली इंटाइटल्ड है ही नहीं। एंड सेकेंड थिंग इज रॉन्गफुल लॉस। इसका मतलब यह है कि जिस आदमी को यह नुकसान हो रहा है वो लीगली उसके लिए एंटाइटल्ड है, लेकिन उसकी पोजीशन से वो चीज जा रही है, विदाउट हिज कंसेंट जा रही है, उसका मूवमेंट हो रहा है, डिसऑनेस्टली मूवमेंट हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये रॉन्गफुल लॉस है और ये थेफ्ट हो रहा है। अब आती है मूवेबल प्रॉपर्टी की। हम बार बार बात करेंगे मूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज है। मूवेबल क्या, सिर्फ हमने मोटी मोटी चीजें देख ली जो हमारे सामने आदमी हाथ में उठा सकता है, ले जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी में मैंने अभी आपको बताया था कि गाय है, ये भी मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स कॉर्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एनी डिस्टिंक्शन। कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए, एक्सेप्ट क्या नहीं हो सकता इसमें, लैंड, जमीन कोई चुरा नहीं सकता, कब्जा कर सकता है। कोई आदमी ये कहा कि साहब मेरी यहां पर जो है 200 गज जमीन थी, वो कोई चुरा के ले गया, इट इज नॉट पॉसिबल। एक्सेप्ट लैंड एंड एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, कोई भी ऐसी चीज जो जमीन के साथ जुड़ी हुई है
परमानेंटली जुड़ी हुई है, वो जो है उसकी हम बात नहीं कर रहे। और परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू अर्थ, और किसी ऐसी चीज से परमानेंटली जुड़ी हुई है, बंधी हुई है कि जो इम्बेडेड टू अर्थ है, जमीन के अंदर धसी हुई है, गड़ी हुई है, जिसको निकाला नहीं जा सकता, तो वो भी जो है मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। और ये सेक्शन 22 की हमने बात की है। तो ये हमने वर्ड्स जो हैं हमने यूज किए हैं, जो हमने पढ़े हैं। तो ये जो चीजें हैं जरूरी हैं अगर थेफ्ट हो रही है, उस थेफ्ट को समझने के लिए और करने के लिए। नाउ देयर आर सम जनरल एक्सप्लेनेशंस अबाउट थेफ्ट। ये 5 एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं आप थेफ्ट को समझ गए होंगे कि थेफ्ट क्या है। थेफ्ट है whoever intending to take dishonestly, पहली चीज बेईमानी से, what any movable property, कहां से, out of the possession, किसी की पोजीशन से, of any person, किसी भी व्यक्ति के पोजीशन से, without that person consent, बगैर उसकी मर्जी के, मूव्स दैट प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हटाता है, उसको ले जाता है, उसको छुपाता है, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ऐसी लेने को, उस संपत्ति के ऐसे लेने को इज सेड टू कमिट थेफ्ट, चोरी करना कहते हैं। ये बात हमने यहां तक समझ ली, लेकिन देयर आर सम एक्सप्लेनेशंस टू दिस। द एक्सप्लेनेशन नंबर 1 क्या है साहब? ए थिंग so long as it is attached to earth, जो हमने बात बताई थी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर के इट शुड नॉट बी लैंड, जमीन नहीं होनी चाहिए। अटैच्ड टू अर्थ अगर कोई चीज है तो वो उसकी बात नहीं हम कर रहे हैं। और कोई ऐसी चीज जो अटैच्ड टू अर्थ से फास्टेंड है, इस तरीके से बंधी हुई है कि उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। यहां पे ये कह रहे हैं कि ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू अर्थ, कोई भी ऐसी चीज, ऐसी प्रॉपर्टी कि वो जब तक जमीन से अटैच्ड है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। फिर क्या होगा? इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, इसका मतलब वो चोरी में नहीं आएगी। ये बात समझ में आएगी? कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एम्बेडेड टू अर्थ है, उसके साथ जुड़ी हुई है, जब तक वो जमीन से जुड़ी हुई है, वो थेफ्ट का सब्जेक्ट ही नहीं है। वो सब्जेक्ट कब बनेगा ये इंपॉर्टेंट है। बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सून एज इट स्वर्ड फ्रॉम द अर्थ। जैसे ही इसको अलग कर दिया गया, काट दिया गया, जमीन से तोड़ दिया गया, जमीन के साथ हटा दिया इसका अटैचमेंट, ये फॉरन सब्जेक्ट टू अर्थ हो जाएगी और सब्जेक्ट टू थेफ्ट हो जाएगी, इसकी चोरी होने वाली। जैसे फॉर एग्जांपल, जब तक पेड़ खड़ा हुआ है जमीन के ऊपर तो ये मूवेबल नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन एज सुन एज आदमी आया और आने के बाद उसने पेड़ को काट दिया, जैसे ही उसने पेड़ को काटा, नाउ इट इज मूवेबल। और जैसे ही वो मूवेबल बना है, अगर उसकी इंटेंशंस डिसऑनेस्टी के साथ में है, तो इट मीन्स थेफ्ट हैपेंड, वहां पे चोरी हो गई है। और वो जैसे ही उसने पेड़ काटा है, उसी मूवमेंट के साथ जैसे ही उसने उसको मूव किया है फौरन, ये नहीं है कि चोरी जो है वो उसको गाजियाबाद से दिल्ली ले जाएगा या दिल्ली से बॉम्बे ले जाएगा तो एज सुन एज ही मूव द प्रॉपर्टी, एक ये पेन है यहां रखा है, जैसे ही उठा, उठते ही चोरी हो गई। वन थिंग। द सेकेंड इज ए मूविंग इफेक्ट बाय द सेम एक्ट विच इफेक्ट द सिवरेंस में बी ए थेफ्ट। जिस मूवमेंट के साथ उसने काटा है, उसी मूवमेंट के अंदर जैसे ही उसने, मैंने आपको बताया कि पेन जब तक टेबल पे रखा हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने डिसऑनेस्टली उसको वहां से उठाया, आपके हाथ में आया, ये आ गया हाथ में, इट मीन्स इट इज थेफ्ट। यहां पे चोरी में आ गया। थर्ड एक्सप्लेनेशन इज ए पर्सन इज सेड टू कॉज ए थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल। ऑब्स्टिकल कहते हैं किसी रुकावट को।
तो किसी आदमी का किसी चीज को मूव करना जो है जब कहलाएगा जब टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टिकल, ऐसा एक रुकावट को हटा दे बाय विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, जो इसको इसके मूवमेंट को इसको उस जगह से हटाने को मसलन मोटी सी बात, दरवाजा खोलना, घर के अंदर से वो मोटरसाइकिल को लेके जाना चाहता, चोर आया, वो मोटरसाइकिल को ले जाना चाहता है, तो जैसे दरवाजे को हटा दे वो, तो अब वो ले जाने के लिए उसको आराम से ले जा सकता है। ये मैंने बहुत ज्यादा जनरलाइज हो गया, लेकिन कोई भी ऐसी चीज जो फास्ट, चूंकि हम जमीन से बंधी हुई की बात कर रहे हैं, ऐसे ऑब्स्टेकल की बात कर रहे हैं, कोई ऐसा पत्थर वहां पर रुकावट है जो उसको नहीं ले जाने दे सकता, कोई खूंटे से कोई बंधी हुई भैंस है, उस खूंटे को वो हटा दे, उसकी हम बात कर रहे हैं। प्रिवेंट इट फ्रॉम मूविंग और बाई सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, उसको उससे अलग कर रहा है या किसी और चीज से अलग कर रहा है, एज वेल एज बाई एक्चुअल मूविंग इट, उसको एक्चुअल में मूव करने के लिए। ये भी एक इसकी एक्सप्लेनेशन है। एंड ए पर्सन, एक्सप्लेनेशन नंबर 4, ए पर्सन हु बाई एनी मीन्स कॉज एन एनिमल, अभी हम बात कर रहे थे गाय की भैंस की, टू मूव इज सेड टू मूव दैट एनिमल, उसने उस जानवर को जरा सा इधर उधर करा तो उसने उस जानवर को मूव कर दिया। एंड टू मूव एवरीथिंग विच इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द मोशन, सो कॉज इज मूव बाय दैट एनिमल, और उसके जरिए जो कुछ भी ऐसा मूव हो गया तो वो समझ लीजिए कि उस कॉन्सिक्वेंसेज के थ्रू, उस घटना के थ्रू जो कुछ मूव हुआ वो मूवमेंट माना जाएगा। और लास्ट एक्सप्लेनेशन इज द कंसेंट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन मे बी एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड। कंसेंट की बात कर रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही बिना कंसेंट के आपने कोई डिसऑनेस्टली और बिना कंसेंट के आपने वो चीज ली है तो थेफ्ट हो जाएगी। और यहां पे बात ये हो रही है कि वो एम्प्लॉयड है या एक्सप्रेस है, लेकिन कंसेंट होनी चाहिए। एंड मे बी गिवन इधर बाय पर्सन इन पोजीशन, बाय द पोजेसर जिसके वो पोजीशन में है, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर दैट पर्पज अथॉरिटी, इधर एक्सप्रेस और एम्प्लॉयड, या किसी ऐसे आदमी के द्वारा दिया जाना चाहिए जो जिसको ये अथॉरिटी है कि वो एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयड जो है उस चीज का पोजीशन उसको दे सकता है या उसकी कंसेंट दे सकता है। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस। अब इसमें कुछ एक इलस्ट्रेशंस हैं दोस्तों जिनकी हम बात करेंगे बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज इट्स लेंथी थिंग। इसमें द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड। ए ने, जेड का ग्राउंड है, इस जेड के ग्राउंड के ऊपर एक पेड़ को काट दिया विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टी, बेईमानी की मंशा के साथ में, टेकिंग द ट्री ऑफ आउट ऑफ जेड्स पोजीशन विदाउट जेड कंसेंट, और ये उसकी जमीन से उसके बिना कंसेंट के उसने जो है पेड़ को वहां से हटा लिया। हियर एज सुन एज ए हैज स्वेयर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग ही हैज कमिटेड थेफ्ट। जैसे ही ए ने पेड़ को काटा, बस विदाउट कंसेंट काटा है, डिसऑनेस्टली काटा है, इट मीन्स थेफ्ट हो गया। नंबर ए। दूसरे इलस्ट्रेशन में है ए पुट्स ए बेट फॉर डॉग। अब ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, हमने अभी बात की थी जानवर की, तो अब इसमें क्या कह रहा है, ये ए है, इस ए ने, ए बना लेते हैं यहां पे हम एक छोटा सा, ए ने अपनी पॉकेट में यहां पे इसमें बिस्किट्स रख लिए हैं, और इसकी मंशा ये है कि ये जेड के घर में एक जो है वो डॉगी है, डॉगी। इसने ये जो बेट्स हैं
इसको दिखाए, कुत्ते को दिखाए, और इसको देखते ही कुत्ता जो है इसके साथ साथ इसके पीछे पीछे हो गया। अब क्या चोरी हो गई या चोरी नहीं हुई? तो चूंकि हमने चोरी में बात की थी कि मूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो जैसे ही ये कुत्ता मूवमेंट इसकी शुरू हुई कुत्ते की इस आदमी के पीछे, चूंकि ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ में आया, ही वांट टू टेक दिस डॉग विद हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर और पोजेसर, तो जैसे ही इसका मूवमेंट शुरू हुआ है फौरन इट इज थेफ्ट। इसमें ये नहीं होगा कि ये 20 कदम बाद थेफ्ट होगा या उसके घर में जाके थेफ्ट होगा, नो, एज सून एज दिस डॉग विल स्टार्ट मूविंग theft happen. Second thing, ये और भी हम इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं कि मसलन एक जो है एक आदमी को भरी हुई गाड़ी मिली, उस गाड़ी के अंदर जो है बहुत सारा खजाना रखा हुआ है, और इस आदमी ने उस जो बैलगाड़ी को हाँकना शुरू कर दिया। तो जैसे ही इसने अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो जा रहा था, उस डायरेक्शन के अलावा अपनी डिसऑनेस्टली दूसरी डायरेक्शन में ले जाना शुरू किया, इस नियत के साथ में कि वो इसको जो है इसकी गेन कर लेगा, इसको ले लेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओनर, थेफ्ट होगी। द नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस गोज लाइक ए बीइंग जेड सर्वेंट। ए जो है वो जेड का सर्वेंट है, एंड ए एंथ्रस्ट जेड with the care of Z's plate। अब A ने एक प्लेट थी वो Z को दे दी कि भाई आपको इसकी टेक केयर करनी है। नाउ व्हाट हैपन्स, Z takes the plate dishonestly and run away with the plate without Z consents। यहां पर भी जो उसने उसके पोजीशन में दी थी, बिना पूछे वो ले गया, उसने थेफ्ट कर ली। अब ये एक देखें, दो इलस्ट्रेशन बड़े मजेदार हैं, आप देखेंगे यहां पे उसने उसको दिया था रखने के लिए, भाई तो इसकी टेक केयर करना। अब उसने क्या किया कि वो जो है डिसऑनेस्टली उसके दिल में बेईमाना आ गया और वो प्लेट लेके भाग गया बगैर उसकी कंसेंट के। दूसरी इलस्ट्रेशन में जेड गोइंग ऑन ए जर्नी, जेड जो है वो बाहर जा रहा है, इंटरेस्ट हिज प्लेट टू ए, उसने ए के पास अपनी प्लेट रख दी। द कीपर ऑफ ए वेयर हाउस, जो उसके वेयर हाउस का कीपर है, टिल जेड शैल रिटर्न, कब तक, जब तक जेड वापस आ जाए। हुआ क्या, ए कैरीज द प्लेट टू ए गोल्ड स्मिथ एंड सेल इट। ए जो है उस प्लेट को एक सुनार के पास ले गया और उसने उसको ले जाके बेच दिया। हियर द प्लेट वॉज नॉट इन जेड्स पोजीशन, जेड ने पोजीशन छोड़ दिया था, ए की पोजीशन में दे दिया था। ए वॉज द पोजेसर। It could not therefore be taken out of Z's position and A has not committed theft। चूंकि इसने Z की पोजीशन से ली नहीं थी, इसकी अपनी पोजीशन में वो थी, तो ये चोरी नहीं हुई। दो ही मे हैव कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऑफेंस तो हो गया, लेकिन ये ऑफेंस जो है इट इज ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसने विश्वास को तोड़ा है, ये ऑफेंस होगा, ना कि चोरी का ऑफेंस होगा। A finding a ring belonging to Z on a table in his house, which Z occupies. Here the ring in Z's position, and if A dishonestly removes it, जैसे ही उसने टेबल से उसको हटाया, चोरी हो गई। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इस A ने एक रिंग को देखा Z के घर में जो टेबल पे पड़ी हुई थी, उसने ये सोचते हुए कि अगर मैंने इसको अभी उठाया तो मैं बाहर जाऊंगा, बाहर जाने के बाद मेरी तलाशी हो सकती है और तलाशी होने के बाद में मैं पकड़ा जाऊंगा, तो लिहाजा मैं इसको ऐसी जगह छुपा देता हूं कि जब एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में ये वाला मैटर दब जाएगा, रिंग की ढूंढ बंद हो जाएगी, तो मैं आके ले जाऊंगा। तो एज सून एज उसने रिंग को मूव किया, वहां से थेफ्ट हैपन, चोरी हो गई। A delivers his watch to Z, a jeweler to regulate it,
ठीक करने के लिए ए ने अपनी वॉच जो है वो जेड को दे दी। अब जेड कैरीज इट टू हिज शॉप, अपनी दुकान पे ले गया। ए नॉट ओनिंग टू द ज्वेलर एनी डेप्ट फॉर विच द ज्वेलर माइट लॉफुली डिटेन द वॉच एज द सिक्योरिटी एंटर्स द शॉप, openly takes his watch by force out of Zed's hand and carries it away। क्या हुआ कि उसने ए ने ये समझते हुए कि यार ये जो मेरा पैसा है, मैंने इसका उधार लिया हुआ है, तो ऐसा ना हो ये ठीक तो कर देगा, लेकिन ये कहेगा भैया मेरे 500 रुपए तो पहले हैं और 200 रुपए ये वाले हैं, 700 रुपए लिया, घड़ी ले जा। तो यहां पे जेड ने क्या किया, दिन दहाड़े उसकी दुकान में गया, उसकी दुकान में जाके हाथ से घड़ी को लिया, छीना और लेके चला गया। तो ये क्या चोरी हुई? जी नहीं, ये बिल्कुल भी चोरी नहीं होगी। although here though he may have committed criminal trespass and assault, उसने बगैर मर्जी के उसकी प्रॉपर्टी में घुस के, इसको क्रिमिनल ट्रेसपास कहते हैं, किसी की प्रॉपर्टी में बगैर उसकी मर्जी के घुस जाना, और असल्ट कहते हैं किसी के ऊपर हमला करना। हैज नॉट कमिटेड थेफ्ट, लेकिन उसने चोरी नहीं की। इन एज मच एज व्हाट ही डिड वाज नॉट डन डिसऑनेस्टली, चूंकि जो कुछ उसने किया था वहां पर अभी बेईमानी नहीं थी। नेक्स्ट ये है कि बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। ए ने अपनी घड़ी जेड को दी ठीक करने के लिए। नाउ ए ने ये सोचा कि भाई, अब आप देखें कितना इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, बहुत मजेदार बात है कि ए घड़ी ए की है, घड़ी ए ने दी जेड को कि भाई आप इसको ठीक कर दें। जेड दुकान पे लेके आ गया, दुकान पे लाने के बाद में जेड ने घड़ी ठीक करी। अब ए ने ये समझते हुए कि इसके पहले के पैसे बाकी हैं प्लस ये वाले पैसे बाकी हैं, तो लिहाजा ऐसा हो सकता है कि ये कहे कि भाई घड़ी मेरे पास रखी हुई है, आप पैसे ले आइए और घड़ी ले जाइए। इस बात का ख्याल करते हुए जेड ने दुकान में जाके विदाउट द कंसेंट, ए ने दुकान में जाके विदाउट द कंसेंट ऑफ जेड डिसऑनेस्टली, बेईमानी के साथ, ये समझते हुए कि मुझे इसके पैसे ना देने पड़े, उस घड़ी को वहां से उठाया, मूव किया, दुकान से आ गया। ये माल ए का था, घड़ी ए की थी, लेकिन चूंकि जेड की पोजीशन में थी, ए ने बिना किसी कंसेंट के डिसऑनेस्टली उसकी पोजीशन से उस घड़ी को मूव किया, लिहाजा खुद अपनी घड़ी को चुराने का वो जो है चोरी करके चोर बन गया। तो ये आप चोरी समझे, चोरी है क्या चीज, लोग चोरी समझते हैं। चूंकि उसने किसी दूसरे के पोजीशन में से लिया है, डिसऑनेस्टली लिया है, विदाउट कंसेंट लिया है और उसको वहां से मूव किया है, तो वो चोर हो गया है। तो बहरहाल ऐसे बहुत सारे दोस्त हम इलस्ट्रेशंस ले सकते हैं। तो अब इसमें मामला ये आता है कि ये जो चोरी कर तो हो गई, अब चोरी होने के बाद में इसका पनिशमेंट क्या है। ये हम सेक्शन हमने जो पढ़ा था 378 पढ़ा था थेफ्ट का। अब ये 379 जो है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट, whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। जो एक तो डिस्क्रिप्शन है वो है, या इसके अलावा जो जज साहब के देते हैं साल भर, 6 महीने, 2 साल उस चोर और चोरी की के हिसाब से, लेकिन इट में बी एक्सटेंड टू 3 years और विद फाइन, या फाइन भी हो सकता है और बोथ, दोनों चीजें भी हो सकते हैं। एक और सेक्शन है थेफ्ट के अंदर, आप देखें ये भी बड़ा मजेदार सेक्शन है, जो है 380। दिस इज ड्वेलिंग हाउस, थेफ्ट इन ए ड्वेलिंग हाउस। ये टेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी नेचर का कोई हट भी हो सकती है, बाकायदा पुराना मकान भी हो सकता है। आपको ये बता दूं कि मकान की छत भी हो सकती है। तो ड्वेलिंग हाउस की हम बात कर रहे हैं, तो अगर यहां पर चोरी वो कर रहा है तो क्या होगा। वेनेवर हुएवर, जो कोई भी कमिट्स थेफ्ट इन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल
का मतलब जो है आप इसको दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो वेसल कोई कंटेनर टाइप वेसल भी हो सकता है, दूसरा वैसे यहाँ पे जो वेसल की बात हो रही है वो कोई शिप है या कोई जहाज है या कोई इस टाइप की कोई चीज है। विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज्ड एज अ ह्यूमन ड्वेलिंग, जहां पे वो रह रहा है, वो आदमी जो है वो उसको घर की तरह या अपने आश्रय की तरह या अपने झोपड़े की तरह जो है इस्तेमाल कर रहा है। और यूज्ड फॉर द कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पे वो अपनी प्रॉपर्टी को जो है उसकी कस्टडी में रख रहा है या यूज कर रहा है। शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन ऑफ टर्म, जो टर्म लिख दी जाए, विच में एक्सटेंड टू 7 years। ये जो है ज्यादा बड़ा जुर्म है थेफ्ट के मुकाबले। थेफ्ट ये भी है लेकिन ड्वेलिंग हाउस के अंदर वो थेफ्ट कर रहा है, तो इट मे बी एक्सटेंडेड टू 7 years एंड शेड ऑल्सो बी लाइबल फॉर फाइन, और फाइन भी इसमें हो सकता है। 381 में द सेम थिंग, थेफ्ट बाय क्लर्क और सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन पोजीशन ऑफ मास्टर। ऐसी चोरी जो एक सर्वेंट कर रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी की चोरी जो मास्टर के पोजीशन के अंदर है। इसके अंदर जो है 7 साल की सजा उसको हो सकती है और फाइन भी उसको हो सकता है। बात यहां पर भी वही आएगी कि हुएवर बीइंग ए क्लर्क हो, सर्वेंट हो और एम्प्लॉयड हो, कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट कमिट्स थेफ्ट इन रिस्पेक्ट टू एनी प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ हिज मास्टर और एम्प्लॉयर शैल बी पनिश्ड with the imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable। और जो इसका लास्ट सेक्शन है दैट इज 382, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें जो चोरी हो रही है वो चोरी से थोड़ा सा मामला बदल रहा है। आप ये देखें, थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ। जो चोरी करने जा रहा है उसने तैयारी ये कर ली है कि उसकी चोरी में अगर कोई बाधा बना तो वो उसको हर्ट कर देगा, वो उसको बांध देगा या वो उसको मार भी देगा। थेफ्ट आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ, हर्ट और रिस्ट्रेन इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ थेफ्ट। उस चोरी के करने के दौरान अगर उसको किसी ने रोकने की कोशिश की तो वो उसको हर्ट कर देगा या उसको मार देगा। तो क्या होगा, बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये रॉबरी होती है। जैसे ही उसने इस चोरी, जब तक उसने वो हथियार रखा अपने पास, तैयारी करी, सब कुछ है, चोरी करी, किसी ने नहीं रोका, वो चला गया तो चोरी हुई। लेकिन जैसे ही उस चोरी के दौरान उसने उस प्रिपरेशन से जो गया था, उसके हाथ में कोई डंडा था, उसके हाथ में कोई लोहे का सामान था, उसके हाथ में कोई और ऐसी चीज थी, कोई हंटर था उसके हाथ में, या उसके हाथ में पिस्टल थी और उसने फायर कर दिया। जैसे ही उसने ये काम किया, दिस थेफ्ट विल कन्वर्ट इनटू रॉबरी, और ये सेक्शन जो है ठग से रॉबरी में पहुंच जाएगा। Whoever commits theft having made preparation for causing death or hurt or restrain or fear of death or hurt or restrain to any person, किसी को भी, पजेसर के अलावा भी हो सकता है। घर के बाहर जब वो निकले तो उसको हो सकता है कोई रोक ले वहां पर, या कोई मोहल्ले वाले उठ जाएं, वो कोशिश करें वो उनको हर्ट कर दे। Any person in order to commit such theft or in order to effecting of his escape, या भागने की कोशिश के दौरान, after the committing of such theft, in order to retain such property, उस प्रॉपर्टी को रखने के लिए, बचाने के लिए, taken by such theft shall be punished with rigorous imprisonment of term which may extend to 10 years। कड़ी सजा दी जाएगी साहब। and shall also be liable to fine, और इसके ऊपर फाइन भी होगा। तो दोस्तों ये चारों सेक्शन हमने आज थेफ्ट के पढ़े हैं, और मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि मैंने बड़े अपने दिल से और बहुत मेहनत से, खून जिगर देना पड़ता, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाने के लिए, समझना पड़ता है, समझाने के लिए, और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको एंजॉय कर रहे होंगे। चूंकि देखें, जूरिस्प्रूडेंस का पढ़ना अपनी जगह पर है, लेकिन अगर वो नहीं पढ़ेंगे तो ये पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, और इसी तरह से और सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो आईपीसी है ना, ये हमारी दिनचर्या के अंदर यूज होने वाला है। चोरी हो गई, वहां पे डकैती हो गई, वहां पे उसने उसको किसी को पीट दिया और किसी का झगड़ा हो गया, तो इसका समझना जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आई होप कि आप इसको समझ रहे हैं।
और मैं आप लोगों से बार बार इस बात की दरखास्त कर रहा हूं कि आप मेरे इस चैनल को देखें, आप जो इसको लाइक करें, आप इसको सब्सक्राइब करें। लेकिन अब बहुत मुझे ये बात कहनी पड़ रही है नेगेटिवली कि अभी तक बहुत ज्यादा लोगों ने इसको देखा तो है लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम स्टूडेंट से बहुत बहुत प्यारी सी अच्छी सी गुजारिश है कि आप इसको जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम ज्यादा वक्त के साथ में आपके साथ में ज्यादा चीजें लेके आ सकें और आपको ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर सकें, ताकि ये आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल हो। मेरा मोबाइल नंबर 9312099246 है। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9873738444 है। तो आप लिहाजा अगर कोई सवाल है तो आप उस पर डाल सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।